हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके कितने अंग हैं। जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। तो हमारे चैप्टर का नाम हो क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर दो पार्ट होते हैं, यूनियन के और स्टेट के। आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनियन के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। वहीं दूसरी और स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आते हैं। अगर आपको इन टॉपिक पे पर्टिकुलर कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हर एक टॉपिक की अलग से वीडियो बनाई गई है। यहाँ पर हमारा टॉपिक है इसमें व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? तो एग्जीक्यूटिव रेफर करता है वन ऑफ द थ्री ब्रांचेस को, गवर्नमेंट की 3 ब्रांच को वो रेफर करता है एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर लेजिस्लेचर आता है, जुडिशरी आता है और एग्जीक्यूटिव आते हैं। और इनके क्या क्या चीज़ें होती है इसमें? द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लॉ को और पॉलिसीज़ को। और डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव ब्रांच, और डिसीजन जो लिए जाते हैं वो लेजिस्लेटिव ब्रांच के द्वारा लिए जाते हैं। एज वेल एज मैनेजिंग द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के डे टू डे ऑपरेशंस को भी वो करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव? कितने टाइप्स के एग्जीक्यूटिव होते हैं? आपको तो एग्जाम में 4 to 6 आपको 6 लर्न कर लेने हैं। फर्स्ट है हेड ऑफ स्टेट। दिस इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल इन अ कंट्री एंड रिप्रेजेंट इट्स यूनिटी एंड continuity. The head of the state may hold ceremonial duties, represent the nation in international affairs, and perform symbolic functions. Example include presidents, monarchs, and ceremonial leaders. तो जो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मेन जो बात है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं द हेड ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट एंड मेकिंग पॉलिसी डिसीजन। जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, वो भी बनाने का राइट्स इन्हीं को है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिस इज ऑफन द प्राइम मिनिस्टर और चांसलर, वाइल इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इट इज द प्रेसिडेंट। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर अक्सर क्या होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या चांसलर होते हैं, वही हेड होते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट बनाई जाती है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर आर हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। जो आपने देखा होगा एक कैबिनेट बनाई जाती है, सबको उनके पोर्टफोलियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि कोई एजुकेशन देखेगा, कोई हेल्थ देखेगा, तो उन सब के उनमें एक कैबिनेट होती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर भी हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। फिर है ब्यूरोक्रेसी। द ब्यूरोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हु असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिसीजन। जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो हेड होते हैं वह सिविल सर्वेंट्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होते हैं, जिनको आप IAS या IFS या IPS के नाम से जानते हैं। वो क्या करवाते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी को जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि लोग उनको माने। ब्यूरोक्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे
ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ लॉज। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई गई है, लॉ बनाए गए हैं, उसको लोग अमल में लाएं। फिर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेज वेरियस गवर्नमेंट फंक्शंस एंड सर्विस। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं गवर्नमेंट फंक्शंस को भी, सर्विस को भी, साथ ही साथ लॉ एनफोर्समेंट को भी, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड मोर, इन सब को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करते हैं। दे एंश्योर द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इफेक्टिवली कैरिड आउट, और वो इंश्योर करते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इफेक्टिवली हो रही है या नहीं हो रही है। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, दीज आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और बॉडीज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। ये जो एजेंसीज है, बॉडीज है, क्रिएट होती है गवर्नमेंट के द्वारा टू हैंडल स्पेसिफिक टास्क ऑफ फंक्शंस। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो आप, इंक्लूड रेगुलेटरी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इकोनॉमिक प्लानिंग बॉडीज। ये सब एग्जीक्यूटिव एजेंसीज द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट मुर्मू हैं। तो हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की फर्स्ट पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो कि हेड होता है गवर्नमेंट का, और प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं अदर मेंबर को, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्सेप्ट देयर रेजिग्नेशन, और प्रेसिडेंट एक्सेप्ट भी करते हैं रेजिग्नेशंस को, एंड कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो जो भी इस्तीफा देता है या रेजिग्नेशन देता है उनको भी लेते हैं, साथ ही साथ डिसमिस भी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कुछ कुछ हालातों में, यानी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है? द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोगर्स सेशन ऑफ पार्लियामेंट, डिलीवर द एनुअल प्रेसिडेंशियल एड्रेस and addresses both houses of the parliaments. Bill passed by parliament are sent to the president of assent, and president has the power to either give assent or withhold assent based on advice from the council of minister. जो लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर ये है कि वह सम्मन्स कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है सेशन को, यानी कि स्थगित कर सकता है और शुरू भी करवा सकता है। और जो बिल पास होते हैं पार्लियामेंट में वो भेजे जाते हैं प्रेसिडेंट को, उसकी मर्जी के लिए कि वो साइन करेगा तो पास हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट है वीटो पावर। पर इसमें लोकसभा में अगर कोई भी चीज़ बनती है पॉलिसी, वो सारी चीज़ पास हो जाती है, क्योंकि लोकसभा की जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है। वीटो पावर के बारे में पढ़ेंगे। वीटो पावर कुछ विशेष तरीके की विशेष अधिकार दिया जाता है। इसके अंदर प्रेसिडेंट को कुछ वीटो पावर्स दी जाती है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू विदहोल्ड असेंट टू अ बिल वीटो, यानी कि बिल वीटो पावर मिलते हैं पास बाय पार्लियामेंट। हाउएवर इन द मोस्ट केसेस द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट को एक वीटो पावर दी जाती है। डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, हाउस ऑफ द पीपल को, यानी कि ये जो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर बोले यानी कि वो एडवाइस करे तो लोकसभा को भंग यानी कि डिसॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर भी है प्रेसिडेंट के पास, जहां पर प्रेसिडेंट किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकते हैं, उसकी पनिशमेंट को भी क्षमा कर सकते हैं। अब तो हाई कोर्ट को यह ऑर्डर है कि वो किसी की भी मृत्यु को भी, यानी मृत्यु दंड को भी रोक सकता है। इमरजेंसी पावर है, अगर कोई देश के अंदर, कंट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी को। अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं, जैसे
सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, ये सब। इंटरनेशनल रिलेशंस, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन इंटरनेशनल अफेयर में और रिसीव करते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स को एंड सेंड द रिसीव्स एम्बेसडर्स। जो भी एम्बेसडर्स यहाँ आते हैं उनकी खातिरदारी करते हैं और यहाँ से अगर वो जाते हैं तो उनके भी खातिरदारी, ये सारा अरेंजमेंट कि हेड जो है वो प्रेसिडेंट ही है। मिलिट्री पावर दे रखी है, प्रेसिडेंट तीनों ही पावर के वैसे तो हेड होते हैं, तो यहाँ पर मिलिट्री पावर के भी हेड दिखा रखे हैं। पार्डनिंग पावर और क्षमा करने की भी शक्ति किसी भी अपराधी को प्रेसिडेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, और प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है वो देगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए देश में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इनमें से भी आपको प्रेसिडेंट की पावर में से 6 पॉइंट लाइन कर लेने हैं मिनिमम। फिर है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ से आप देखेंगे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर टू दोज पावर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग बाउंड बाय एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये ऐसी पावर्स होती है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट जिसके अंदर प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातों को या एडवाइस ले उनकी। तो वो कौन कौन सी पावर्स है? पार्डनिंग पावर्स जो अभी हमने पढ़ी थी, रिटर्न ऑफ अ बिल, वो रिटर्न कर सकता है बिल को पार्लियामेंट को, समनिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट कैन समन्स session of the parliament while summoning the first session of newly elected Lok Sabha. The president exercises this power independently. और सम्मन्स भी स्टार्ट कर सकता है, एंड भी कर सकता है। तो ये सारी पावर है। और भी है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है बिना किसी कैबिनेट के एडवाइस के। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर का, अपॉइंटमेंट कर सकता है चीफ जस्टिस का। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिस्क्वालिफाइड कर सकता है मेंबर्स को। द प्रेसिडेंट कैन डिस्क्वालिफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ दे सेटिस्फाइड दैट द मेंबर हैज वायलेटेड एन एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर प्रेसिडेंट को लगता है किसी प्रेसिडेंट मतलब मेंबर ने कोई वायलेशन करा है किसी भी कानून का या एंटी डिफेक्शन लॉ का, तो प्रेसिडेंट उस मेंबर को डिस्क्वालिफाइड भी कर सकते हैं। ये पढ़ा आपने प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उनकी क्या पावर्स हैं। या अभी के प्रेसिडेंट 2023 में वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। अब हम इनकी पावर्स को पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। जो वाइस प्रेसिडेंट जो पावर होल्ड करते हैं वो इंडिया में सेकंड हाईएस्ट पावर होती है इनके पास। प्रेसिडेंट के बाद इन्हीं का नाम आता है वाइस प्रेसिडेंट का। फिर है ये इनके पास पावर कौन कौन सी है? चेयरिंग राज्यसभा, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे कि आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर दे मेंटेन ऑर्डर एंड decorum during session, decide on the point of the order and have the casting vote in case of the tie on any matter requiring a vote. इसमें आपको बात याद रखनी है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। बाकी सब वो चीज़ देखता है राज्यसभा में क्या चीज़ें हो रही हैं। कास्टिंग वोट, अगर राज्यसभा के अंदर इक्वल वोट आ जाते हैं किसी मेंबर के, यानी कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, अगर वो टाई हो जाता है उनके बीच में, तब प्रेसिडेंट अपना किसी एक को वोट देके उनको जितवा सकते हैं। डिसाइडिंग ऑन बिल्स, वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, और ये सर्टिफाई भी करते हैं मनी बिल को, और लोकसभा के पास उसको भेजा जाता है कंसिडरेशन के लिए। फिर है रेफरिंग बिल्स ऑफ कमिटीज, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो बिल को, मोशंस को, रेजोल्यूशंस को वेरियस कमिटीज को भेजे राज्यसभा की ऑफ द राज्यसभा एग्जामिनेशन करने के लिए कि वो कैसी है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है। प्रिसाइडिंग ओवर जॉइंट सेशन,
जॉइंट सिटिंग जब होती है दोनों हाउसों की, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके अंदर रिसॉल्व डिसएग्रीमेंट्स किया जाता है कुछ बिल्स को, निश्चित बिल होते हैं उसके लिए प्रेसिडेंट के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वेरियस कमिटीज़ को और रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा को ऑन सेरेमोनियल ओकेशंस पर। एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, अगर जब प्रेसिडेंट नहीं होते, चाहे वो किसी बीमारी के कारण हो या कहीं वो चले जाते हैं ट्रैवल में और या कोई अदर रीज़न में, तब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की सीट संभालनी पड़ती है। पूरी की पूरी पावर वाइस प्रेसिडेंट को मिल जाती है प्रेसिडेंट की, पर कुछ चीज़ों में नहीं मिलती है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द प्रेसिडेंट पावर्स इन सर्टन मैटर्स सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। फिर टॉपिक है हमारा साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब से 91st अमेंडमेंट हुआ है उस समय से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मतलब मेंबर्स को बोला गया कि 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि जितने भी लोकसभा के मेंबर होते हैं उसके 15% मेंबर को अगर लिया जाए तो उससे ज़्यादा मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं उसमें जितने भी उसके 15% अगर निकालोगे आप तो उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर नहीं होने चाहिए। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के क्लॉज 1A में आर्टिकल 164 में लिखा गया है। और यहाँ ये भी बताया गया है कि नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12, और जो चीफ मिनिस्टर को मिला के स्टेट के जो मेंबर है वो 12 से कम नहीं होने चाहिए। फिर आती है बात इस आर्टिकल 74(1) की, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। इसमें बताया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बनेगी। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। आर्टिकल 74 के 1 में ये लिखा हुआ है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाएगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिसमें at the head to add and advise the president who shall in the exercise of his function act in accordance with the such advice, provided that president may require the council of minister to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered of the such reconsiderations। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की गई है। हमारा लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। इसके अंदर यानी कि बांटा गया है सिविल सर्विसेज को। एक होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें कौन होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS और IPS, और सेंट्रल सर्विस में आते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन कस्टम सर्विस। स्टेट सर्विसेज में आते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने IAS ही सुना होता है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, और किसी ने IFS सुना होगा तो वो सेंट्रल सर्विसेज है, और स्टेट सर्विसेज में प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज आती है। यहाँ पर हम इनके बारे में जानेंगे। पर्सन सिलेक्टेड बाय UPSC, जो UPSC का एग्ज़ाम होता है उसके द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS और इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि IPS कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट। यानी कि UPSC के में जब वो पास हो जाते हैं तब एक IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर को बनाया जाता है। कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कलेक्टर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है ऑफ द गवर्नमेंट का एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जो कलेक्टर होते हैं इज नॉर्मली IAS ऑफिसर एंड दैट द ऑफिसर इज गवर्न बाय सर्विस
कंडीशन एंड लेट डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो कलेक्टर होते हैं वो आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। एंड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इज असाइंड टू पर्टिकुलर स्टेट। आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर असाइंड होते हैं पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, वेयर ही और शी वर्क्स अंडर द सुपरविजन of the state government. However, the IAS or IPS officers are appointed by the central government. IAS और IPS ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। They can go back into the service of the central government, and most importantly, only the central government can take disciplinary action against them. और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसिप्लिनरी एक्शंस भी ले सकते हैं उनके खिलाफ। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट्स अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम द आईएएस एंड द आईपीएस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द यूपीएससी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं स्टेट्स के अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, और पर जो आईएएस और आईपीएस होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इज लुक्ड आफ्टर द ऑफिसर अपॉइंटमेंट थ्रू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो स्टेट के होते हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुने जाते हैं ऑफिसर, और आईएएस और आईपीएस यूपीएससी के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये था आपका 4th चैप्टर एग्जीक्यूटिव, और बाकी सब चैप्टर्स को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।